दो दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो रही थी। जैसे जैसे रात होने लगी, भोपाल की हवा जहरीली तो रही, लेकिन अब जानलेवा भी होने लगी, जिसका कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। यह एक ऐसी घटना थी जिसे भारत में होने वाले दुनिया के कुछ सबसे बड़े इंडस्ट्रियल इंसिडेंट में से एक माना जाता है। इस इंसिडेंट का नाम था भोपाल गैस ट्रेजेडी। इस घटना ने न सिर्फ 72 घंटों के अंदर 8000 से अधिक लोगों की जान ली, बल्कि कई ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट का मानना यह है कि कुछ ही दिनों के अंदर 20,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और लगभग 5,75,000 से अधिक लोग इस इंसिडेंट से अफेक्ट हुए, जिसमें 3,000 से ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन्स और 2 लाख से भी ज़्यादा ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 15 साल से कम थी। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, थोड़ा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं जिस कंपनी की यह फैक्ट्री थी और जहां यह इंसिडेंट हुआ। 1969 में अमेरिका की एक कंपनी यूनियन कार्बाइड भारत में अपनी एक शाखा खोलती है, जिसका नाम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड रखा। ये एक कीटनाशक बनाने की कंपनी थी जिसका अधिकांश शेयर अमेरिका के पास था, यानी 50% से ज़्यादा, और 50% से कम शेयर में भारत सरकार और इंडियन इन्वेस्टर्स थे, जिसमें 22% शेयर भारत सरकार का था। अब आगे ये जानते हैं कि उस रात भोपाल में ऐसा क्या हुआ जो ऐसी जहरीली MIC गैस भोपाल की हवा में फैल गई और हजारों लोगों के मौत का कारण बना। फैक्ट्री के टैंक नंबर 610 में ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रखी थी, जो वहां काम कर रहे वर्कर्स की गलतियों के कारण पानी के साथ मिल गया, जिस कारण इस टैंक का तापमान 200 डिग्री के पार चला गया और यही कारण बना इस विस्फोट का। जब MIC 200 डिग्री टेम्परेचर के संपर्क में आता है तो ये खराब MIC बनाता है, जिसमें सबसे खतरनाक हाइड्रोजन साइनाइड होता है। स्पष्ट प्रमाण थे कि भंडारण टैंक का तापमान डिजास्टर के टाइम इस लेवल तक पहुंच गया था। नवंबर 1984 तक कारखाने के कई उपकरण ना तो ठीक ढंग से काम कर रहे थे और ना ही उनके सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था। लोकल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए रखे गए सभी मैनुअल्स इंग्लिश में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज़्यादातर मजदूरों को अंग्रेजी का कुछ पता ही नहीं था और पाइप की सफाई करने वाले वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या ये थी कि टैंक नंबर 610 में नियमित रूप से ज़्यादा गैस भरा गया था और गैस का तापमान भी 4.5 डिग्री होने की जगह 20 डिग्री था। MIC को फ्रीजिंग पॉइंट पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। इन सब का ये अंजाम हुआ कि टैंक के खुलते ही ये गैस धीरे धीरे पूरे हवा में फैलने लगी और धीरे धीरे ये हवा जहरीली तो हुई, लेकिन अब जानलेवा भी होने लगी। इस फैक्ट्री के आसपास सैकड़ों लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, जो इस फैक्ट्री में काम करने अलग अलग जगहों से आए थे। जब गैस फैला तो सबसे पहला इफेक्ट इन्हीं को पड़ा। माना जाता है कि कई लोगों की मृत्यु तो तुरंत नींद में ही हो गई और अब ये गैस धीरे धीरे लोगों के घर में घुसना चालू हो गया। लोग घबराकर घर से बाहर निकले और इससे पहले कि कुछ समझ पाते, हालात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि लोग हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ने लग गए। इस गैस से न केवल इंसानों को बल्कि इन्वायरमेंट में रहने वाले कई जानवरों पर भी भारी असर पड़ा। गाय, कुत्ते और पक्षियों की लाशें भी इंसानों के साथ रोड पर पड़े थे। बताया जाता है कि फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी बहुत देर तक बंद रहा, जबकि हादसा होते ही ये अलार्म बज जाना चाहिए था। ये घटना होने का कारण वर्कर्स की लापरवाही और फैक्ट्रीज द्वारा अपने मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान नहीं देना था। अब जैसे जैसे रात बीत रही थी, हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। बताया जाता है कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर 50,000 से अधिक लोग हॉस्पिटल पहुंचे। किसी भी डॉक्टर को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बीमारी का इलाज कैसे करना है। जब डॉक्टर्स ने फैक्ट्री में संपर्क किया
तो वर्कर्स ने इस पर उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया और फैक्ट्री से सिर्फ ये कहा गया कि ये कोई नॉर्मल केमिकल गैस है जो हवा में फैल गई है, जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। सभी लोगों के आंखों पर गीली पट्टी बांध दी जाए जिससे यह ठीक हो जाएगा। बताया जाता है कि इस गैस के संपर्क में आने से कई सारी शारीरिक बीमारियां जैसे अंधापन, जलन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, न्यूरो बिहेवियरल जैसी समस्याएं आ रही थी। इस घटना को आज 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो ऐसे लोग जीवित हैं जो उस वक्त इस जहरीली गैस के कांटेक्ट में आए थे, उनमें कई सारी फिजिकल प्रॉब्लम जैसे अंधापन, अपंगता होती है, जिस कारण उन्हें आज भी हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस घटना के तुरंत बाद यूसीसी यानी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, जो अमेरिका की कंपनी थी जिसने अपनी शाखा भारत में शुरू किया था, इस गैस लीक की जिम्मेदारी से अपने आप को अलग करने की कोशिश शुरू कर देता है। इसकी मुख्य रणनीति यूसीआईएल यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो भारत में बनाई गई कंपनी थी, उस पर इस घटना की सारी जिम्मेदारी देना था। ये ऐसा क्यों कर रही थी, ये अभी आपको आगे समझ आएगा। यूसीसी का कहना था कि यह फैक्ट्री पूरी तरह भारत सहायक कंपनी के द्वारा बनाया गया और संचालित किया गया था। घटना के कुछ समय पहले कुछ असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा फैक्ट्री में तोड़फोड़ किया गया, जो कि इस घटना का कारण बना। हालांकि इन सभी बातों को पूरी तरह झूठा ठहराया गया, वो भी प्रूफ के साथ। इस घटना का मुख्य आरोपी वॉरेन एडरसन को माना गया, जो इस कंपनी का सीईओ था, जिसके कारण ये घटना हुई। 6 दिसंबर 1984 को एडरसन को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अगले ही दिन उसे सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वो अमेरिका चला गया। इसके बाद एडरसन कभी भारत वापस लौटकर नहीं आया। कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया। 29 सितंबर को फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 93 साल की उम्र में एडरसन का निधन हो गया। इधर जहरीली धुआं अभी हटा ही था कि 7 सितंबर यानी जिस दिन एडरसन देश छोड़कर भागा, अमेरिकी वकील ने अमेरिका के कोर्ट में बहु अरब डॉलर मुकदमा दायर किया। लेकिन यह वर्षों तक चलने वाली कानूनी दावपेच की शुरुआत थी, जिसमें ट्रेजेडी से होने वाले भोपाल के लोगों के ऊपर इस प्रभाव को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया। 1985 में भारत सरकार ने भोपाल गैस रिसाव आपदा अधिनियम को अधिनियमित किया। अब भारत सरकार भारत के अंदर और बाहर कानूनी कार्रवाई के लिए एकमात्र प्रतिनिधि बन गया। अब यह सुनिश्चित किया जाना था कि घटना से जुड़े दावों का निपटारा तेजी से हो और न्यायिक तरीके से किया जाए। लेकिन अमेरिकी न्यायाधीश के फैसले के तहत इस केस को अमेरिकी कानून प्रणाली से बाहर कर दिया गया और पूरी तरह से भारतीय क्षेत्राधिकार में डाल दिया गया, जिससे कि घायल पक्षों को बहुत नुकसान हुआ। अब यह केस पूरी तरह भारत के सुप्रीम कोर्ट में चलने लगा। सुप्रीम कोर्ट के समझौते में यूसीसी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को स्वीकार किया और एक फाइनल डिसीजन के रूप में दावेदारों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भारत सरकार को $470 मिलियन यानी लगभग 800 करोड़ रुपए भुगतान करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अभी भी ये अमाउंट उतना नहीं था जितना कि भोपाल के लोगों को नुकसान हुआ था। ये 800 करोड़ रुपए इस आधार पर दिए गए थे कि सिर्फ 3000 लोगों की मौत और 1 लाख के समथिंग लोग स्थायी रूप से प्रभावित हुए थे, जो भोपाल के लोगों के लिए एक बड़ी नाइंसाफी थी। इस समझौते की घोषणा करने के बाद यूसीसी के शेयरों में $2 पर शेयर और मूल्य में 7% की वृद्धि हुई। हर मोड़ पर यूसीसी ने पीड़ितों के नुकसान के लिए वैज्ञानिक डेटा में हेरफेर, अस्पष्टता और रोक लगाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि इस कंपनी ने आज तक ये नहीं बताया कि उस दिसंबर की रात शहर को घेरने वाली उस जहरीली हवा में वास्तव में क्या था। आगे की अपमानजनक बात यह है कि यूसीसी ने आपदा के बाद भोपाल संयंत्र में परिचालन बंद कर दिया, लेकिन जो औद्योगिक स्थल था जहां पर फैक्ट्री लगी थी, उसको ठीक ढंग से साफ भी नहीं कर पाई। आज उस फैक्ट्री से तरह तरह की जहरीली गैस और धातुएं लीक हो रही है, जो वहां के पानी में फैल रही है। फैक्ट्री द्वारा भोपाल के लोगों के लिए छोड़े गए विरासत में अब खतरनाक रूप से दूषित पानी भी शामिल है। इस लीक के 8 घंटे बाद ही भोपाल को जहरीली गैस से मुक्त मान लिया गया था, लेकिन उस समय मरने वाले लोगों की तादाद ज्यादा होने के कारण पर्यावरण के खतरों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान ग्रीनपीस ने यूनियन कार्बाइड संस्थान के आसपास की जमीन, पानी और ठोस पदार्थों की परीक्षण किया। ग्रीनपीस ने पाया कि एमआईसी के रिसाव के कारण यहाँ की पानी और जमीन में प्रदूषित तत्व बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। आगे मिलेंगे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।